Hello students. So this is the next part for current electricity. This is part number 8. जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट में ऑलरेडी रेफरेंस पोटेंशियल या फिर रिलेटिव पोटेंशियल वाली मेथड से हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और अब हम उसी मेथड को लेके कुछ और क्वेश्चन हैं। जैसे आप बोर्ड पे देख सकते हैं, मैंने कुछ सर्किट बना रखे हैं। एक्चुअली इस चैप्टर के अंदर दिक्कत यही होती है कि बहुत सारी सर्किट्स हमें ड्रॉ करनी होती हैं और एक्चुअली सर्किट ड्रॉ करने में बहुत सारा समय भी वेस्ट होता है और हम लोग कोशिश यही करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं सर्किट्स ड्रॉ करके रखूं ताकि वो सर्किट्स ड्रॉ करने में हमारा एडिशनल टाइम वेस्ट ना हो, उतना ही समय हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने में चीज़ों को लगा सकें। तो जैसे आपने रेफरेंस पोटेंशियल वाली बात लास्ट वाले वीडियो में देखी थी, हमने कहा था कि भाई कुछ सिंपल सर्किट जो होते हैं वो हमें समझना पड़ेगा कि सिंपल सर्किट कैसे होते हैं, है ना। जैसे मैंने कुछ बना रखे हैं, यहाँ देखोगे अगर आप, तो यहाँ कोई भी रजिस्टर या बैटरी नहीं है, यहाँ कोई भी रजिस्टर या बैटरी नहीं है, तो आप ये चीज़ को सिंपल सर्किट की तरह ट्रीट कर सकते हो। आप देखोगे कि आपके पास यहाँ बैटरी है, तो इस ब्रांच में इधर कहीं भी कोई दूसरा रेजिस्टेंस नहीं है, तो आप इस ब्रांच के लिए इसको 10 वोल्ट, इसको 0 वोल्ट ले सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। आप वैसे यहाँ भी देख सकते हो कि इधर 4 वोल्ट, इधर कुछ भी नहीं है दूसरा, तो इधर आप 4 वोल्ट, इधर 0 वोल्ट ले सकते हो। तो इस तरीके से जो सर्किट्स होते हैं दे आर सिंपल सर्किट्स, है ना। इसके अंदर हमें केबीएल यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, सिमेट्री ऑफ द सर्किट, है ना, या फिर और भी अलग कुछ मेथड है, स्टार डेल्टा वाली मेथड भी है, वो भी मैं बताऊंगा। हालांकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, पर वो मैं आपको बताऊंगा क्योंकि आप तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और कोई भी ये देखेगा नहीं कि आपने किस मेथड से सॉल्व किया है, बस आपको आंसर निकालना है और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें स्टार डेल्टा से भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, मैं वो भी मेथड आपको लास्ट में बताऊंगा। बट फिलहाल के लिए आप ये समझें कि दिस इज अ सिंपल सर्किट, you can solve it by taking some reference potential or relative potential. When you take a relative potential, आप इसको easily solve कर सकते हैं। तो अब हम इसके लिए आज के अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। So let's start this thing. I think अभी मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्होंने सर्किट देखते ही फटाफट सॉल्व करना शुरू कर दिया होगा। एक्चुअली इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। आप अगर फटाफट देखते हुए सॉल्व करना शुरू कर देते हैं ना, तो ये बहुत अच्छा एटीट्यूड है, क्योंकि आपने लास्ट वाला वीडियो अगर देखा होगा तो आपको खुद बहुत सारी क्यूरियोसिटी होगी कि हमें ऐसे क्वेश्चंस मिलें ताकि हम इन्हें सॉल्व करें। अगेन शायद हो सकता है इस वीडियो में साउंड में कुछ डिस्टर्बेंस आपको आ रहा होगा, हो सकता है कोई ठोक रहा है बाहर, कोई अपना घर बना रहा है उसे बनाने देंगे, ठीक है ना। हम अपना वीडियो बनाएंगे, कोई घर बना रहा है उसे बनाने देंगे, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेट्स मूव अहेड, है ना। तो again this is a very simple question for the given circuit. Find the circuit in the wire BD. This is the wire BD and as you can see इस वायर के अंदर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ भी दूसरी चीज नहीं लगी हुई है। आपको इस वायर के अंदर करंट निकालना है। अब आप बड़ी सिंपल चीज देखो, एक बैटरी लगी हुई है, एक रेजिस्टेंस 5 ओम का लगा हुआ है, 10 वोल्ट की एक और बैटरी, 2 ओम का एक और रजिस्टर लगा हुआ है। बाकी ऐसा कुछ भी सर्किट में नहीं है। अपना रेफरेंस पोटेंशियल वाले मेथड को अगर देखोगे तो सबसे पहले शुरुआत कहां से करूं, तो सर देखो 20 वोल्ट की बैटरी है, इस ब्रांच में कुछ है नहीं, तो यहाँ पे 20 वोल्ट ले लूं और यहाँ पे 0 ले लूं नीचे वाले पे, ठीक है। ये जो 20 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसके हिसाब से ऊपर 20, नीचे मैंने ले लिया 0। इसके हिसाब से जो मेरे पास डी का पोटेंशियल हो गया वो हो गया 0, क्योंकि वहां कोई दूसरा कंपोनेंट नहीं है। इसके हिसाब से मेरे पास सी का जो पोटेंशियल हो गया वो हो गया 20 वोल्ट, ठीक है सर, यहां तक तो बात आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही सर और क्या कर सकते हैं, तो और एक चीज कर सकते हो, ये वाली बैटरी को देख लो। ये वाली बैटरी को देखते ही आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे ले लो 0, यहाँ पे ले लो 10 वोल्ट, तो यहां से इसका मतलब VA का पोटेंशियल जो होगा वो आ जाएगा 10 वोल्ट और आपके पास VB का पोटेंशियल जो आ जाएगा 0। आपका बेसिक टारगेट किसी भी रेजिस्टेंस में से अगर आपको कोई करंट निकालना है, दैट इज ICB यू कैन से, आपको उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर आपको उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो बाय ओम्स लॉ फॉर ब्रांच CB, तो ओम्स लॉ फॉर ब्रांच CB, तो VCB that is potential difference equal to IR that is ICB into R is nothing but 5 ohms, तो आप डायरेक्टली यहां लिख सकते हो that is 5 ohms. दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस VCB। आपको पता है C 20 पे है, B जो है वो 0 वोल्ट पे है, तो हायर पोटेंशियल C है, इसलिए करंट उस तरफ जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे VCB लिख सकते हैं। VC माइनस VB, पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आया, C और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आया, 20 माइनस 0 अगर आप कर दो तो इट इज 20 माइनस 0 अपॉन 5 लिख दो, ये आ गया आपके पास ICB। आप ICB बड़े आराम से लिख सकते हैं दैट ICB इज नथिंग बट 5 4 4 एम्पियर्स। आई थिंक यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यू कैन से दिस इज 4 एम्पियर। अब आप एक और बात से कह सकते हो, दिस इज ICB, यहां पे भी 4 एम्पियर है,
भाई यहां से भी जो आ रहा है वो 4 ही एम्पियर होगा, तो यहां भी 4 एम्पियर आएगा, यहां से ऊपर भी 4 एम्पियर ही आ रहा होगा, यहां से लेके यहां तक 4 एम्पियर है, यानी इस डी के बाद से ये ब्रांच से लेके यहां तक 4 एम्पियर ही है, बाकी और कोई बात नहीं है। यहां पे भी मेरे पास आप देख सकते हैं, तो ये पोटेंशियल है, ये वाला पोटेंशियल है, तो इनके अक्रॉस, इस रजिस्टर के अक्रॉस मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस है तो यहाँ ए पे 10 वोल्ट, यहाँ पे 0 वोल्ट, हायर पोटेंशियल कौन है, तो डेफिनेटली ए है, तो करंट यहां से जाएगा, ए से जाएगा डी की तरफ। तो आप यहां पे कह सकते हो कि भाई आई ए डी इज इक्वल टू वी ए डी बाई आर। वी ए डी इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी बाई आर, ये ओम्स लॉ से ही लिखा है मैंने फिर से, दिस इज ओम्स लॉ, दिस इज ओम्स लॉ। V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू आई इंटू आर, इससे जाने वाला करंट इंटू आर, इस अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, दैट इज VAD। क्योंकि ये 10 था, यहां 0 है, यानी ड्रॉप 10 का हो गया ना इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस 10 का हो गया, यानी क्या हो गया, 10 का हो गया, तो 10 बाई आर यानी 10 बाई 2 का मतलब यहां आपको पता चल जाना चाहिए कि इट इज 5 एम्पियर। यू कैन से दिस इज 5 एम्पियर, यहां से चल रहा है, तो ये अगर इधर से 5 एम्पियर है तो इधर से भी 5 एम्पियर है, इधर से कितना आया होगा, इधर से कितना आया होगा, तो ये भी 5 एम्पियर आया होगा। इधर लिख लेता हूं थोड़ा अंदर, दूसरे की बाउंड्री में नहीं जाएंगे हम, 5 एम्पियर इधर भी लिख लेता हूं, 5 एम्पियर, यानी इधर से आया 5 एम्पियर, इधर से चला गया 5 एम्पियर, इधर से चला गया 4 एम्पियर, इधर से चला गया 4 एम्पियर, इधर हो गया 5 एम्पियर, इधर हो गया 5 एम्पियर। अब यहां से आया 5 एम्पियर, इधर से चला गया 4 एम्पियर, इस पॉइंट को देखोगे तो 3 ब्रांच है, 5 इधर से 4, तो इधर क्या गया होगा, इधर से आया 5, इधर चला गया 4, इसका मतलब इधर कुछ गया होगा, यहां गया होगा 1 एम्पियर। दिस इज नथिंग बट द करंट इन ब्रांच डीबी, डी से बी की तरफ जा रहा है और वो जा रहा है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। सोच के देखो, वेरी सिंपल। पर सर एक बात आ गई, आपने तो कहा था जब भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट आएगा। इस डी पॉइंट पे देखो 0 पोटेंशियल है, इस बी पॉइंट पे देखो 0 पोटेंशियल है, तो डी पे भी 0, बी पे भी 0, पोटेंशियल डिफरेंस 0, डी पे भी पोटेंशियल 0, बी पे भी पोटेंशियल 0। भाई करंट चलेगा, करंट तो सिर्फ तभी चल सकता है जब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। बिल्कुल सही है, मैंने तो ये कहा था, पर मैंने ये भी कहा था जब रेजिस्टेंस हो, और यहां तो सीधे कंडक्टिंग वायर लगा हुआ है, और हम मान के चल रहे हैं कि किसी भी वायर का रेजिस्टेंस क्या है, 0। तो जब यहां रेजिस्टेंस ही नहीं है तो करंट चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है भाई, क्यों नहीं चल सकता। तो इसका मतलब यह है कि यहां पे कोई रेजिस्टेंस हो, अगर इस वायर डीबी के अक्रॉस कोई रेजिस्टेंस हो, तो फिर डी और बी में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तभी वहां करंट चलेगा, पर वहां कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो सम करंट कैन डिवाइड इन दिस वे। सो दिस डिवीजन ऑफ करंट इज ड्यू टू दिस पोटेंशियल्स ऑफ बैटरीज, ये पोटेंशियल ने ये सब किया है। तो अब फाइनली जो हमारा आंसर है, हमें पूछा क्या क्या था भाई, वायर बीडी, तो इट इज डी टू बी, इट इज डी टू बी, इट इज 1 एम्पियर एंड इट इज गोइंग फ्रॉम डी टू बी, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। मेरी ऐसी इच्छा हो रही है कि हम लोग आपको एक ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है होमवर्क देना चाहिए आपको, मेरी ऐसी इच्छा हो रही है, बट स्टिल पता नहीं आप लोग कितना सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं एक सिंपल चीज करूंगा कि मैं थोड़ा इसको सॉल्व कर देता हूं, कुछ पार्ट सॉल्व कर देता हूं, फिर उसके बाद आपको होमवर्क दे दूंगा। भले ही कुछ पार्ट सॉल्व कर देता हूं, यानी 10 वोल्ट है, वही चीज आ गई, यहां VC आप लिख सकते हैं 10, VB आप लिख सकते हैं 0, वही बैटरी 4 वोल्ट है तो यहां VA आप लिख सकते हैं 0, ठीक है, आप VD यहां लिख सकते हैं 4, बस। तो अब यहां से आगे बढ़ सकते हैं आप। अब आपको यहां पे 4 और यहां 0, तो आपको पता चल जाएगा करंट इधर जाएगा ऊपर, दिस इज I फ्रॉम D टू B, और करंट कितना जाएगा मैं ओरली सॉल्व करता हूं, आप होमवर्क कर लेना। I इज इक्वल टू डेल्टा V, यानी इसका पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R, पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4 - 0 यानी 4, 4 अपॉन 4 यानी क्या आ गया 1 एम्पियर। उधर से आप देखोगे तो यहां से कितना हो रहा है भाई, यहां पे 10, यहां पे 0, तो नीचे की तरफ करंट जाएगा, IC से A की तरफ जाएगा, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस 10 - 0 यानी 10, 10/2 यानी कितना आ गया 5 एम्पियर। सॉल्व हो गया, तो 10/2 इज 5, तो इधर से 5 आएगा, इधर से 5 आएगा, यहां से जा रहा था 1, यहां से जा रहा था 1, यहां से भी जा रहा था 1, यहां से आ रहा था 5, यहां से आ रहा था 5, यहां से जा रहा था 1, तो यहां कितना जा रहा था 5 आया, 1 इधर चला गया, तो इधर कितना गया भाई, इधर चला गया 4 एम्पियर। खत्म, नो नीड टू सॉल्व इट, वहीं की वहीं सर्किट में खत्म हो गया वो प्रॉब्लम। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, मैं चाहता हूं कि आपको 5-10 सेकंड इसको
मैं दूं ताकि आप इसको सॉल्व करें, आप इसको पॉज करें और सॉल्व करें। सीरियसली इस वीडियो को यहीं पॉज करें और सॉल्व करें, क्योंकि मेरे लिए एक मजबूरी है, मुझे इसे सॉल्व करना होगा। अभी अभी मैंने ना लास्ट टू लास्ट वाले वीडियो में मैंने किसी तो भी क्वेश्चन में अल्फा इक्विवेलेंट फाइंड करने बोला था, सीरीज का और पैरेलल का। तो मैंने ये कहा था सॉल्व कर लेना, बट कई लोगों ने सॉल्व ही नहीं किया। जब नहीं किया सॉल्व तो फिर अब बात यही आ गई कि मुझे किसी ने डाउट पूछा है तो मुझे वो आज बताना होगा। बट यही होता है कि देखो, हम लोग कोई क्वेश्चन होमवर्क के लिए इसलिए छोड़ते हैं ताकि वो तुम सॉल्व करके थोड़ा उसमें कॉन्फिडेंस गेन करो। बट परेशानी ये होती है, लोग सॉल्व ही नहीं करते हैं। अगर लोग सॉल्व ना करें तो ये कहीं ना कहीं तुम्हें फायदा नहीं देगा। तो ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये भी मैं अपना समय जो वेस्ट कर रहा हूं ये इसलिए कर रहा हूं कि तुम सॉल्व करो, इसको पॉज करो और सॉल्व करो, ठीक है। फिर अगेन चलते हैं आगे। लेट इट बी ABCDEFGHIJ। बड़े मजे से सारे नाम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बैटरी है 20 वोल्ट की, तो आपके पास VJ जो है, J पॉइंट का पोटेंशियल जो है ये आ गया 20 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे आपके पास A पॉइंट का पोटेंशियल जो है रेफरेंस फिर से 0 वोल्ट। अगर A का 0 है तो B का भी 0 है, और अगर B का 0 है तो C का भी 0 है, और C का 0 है तो D का भी 0 है, D का 0 है तो E का भी 0 है। पर एक बात और, हमेशा ऐसे लल्लू तुम्हें सर्किट नहीं मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। ऐसे सर्किट आपको हमेशा सॉल्व करने नहीं मिलेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, ऐसे सर्किट होंगे जिसमें यहाँ रेजिस्टेंस बैटरीज बहुत सारी लगी होंगी, यहां भी लगी होंगी। ये स्पेसिफिकली ये सर्किट इसलिए हम लोग ले रहे हैं क्योंकि हम एक मेथड सीख रहे हैं, दैट इज रेफरेंस पोटेंशियल मेथड। इस चैप्टर के अंदर आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि आपके पास सॉल्व करने के लिए 4-5 अलग अलग मेथड्स होंगी, बट आपको कौन सी मेथड किस सर्किट पे लगाना है ये आपको एनालाइज करना होगा। जब तक आप इस बात को एनालाइज नहीं करोगे कि मुझे कौन सी सर्किट में कौन सी मेथड लगानी है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप प्रोसीड नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए पहले मेथड सीखनी है, फिर मेथड सीखने के बाद जब हम जनरल क्वेश्चंस करेंगे तो सोचना है कि अब मेरे पास इतने हथियार हैं, अब किस हथियार का उपयोग किसके ऊपर करना है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मुझे कौन सा हथियार किस पे लगाना है, और जिससे कि उस हथियार की इफेक्टिविटी भी मैक्सिमम हो और फटाफट काम भी बन जाए। जब आप ये चीजें सोचेंगे, जब आप ये एनालिसिस कर पाएंगे, तब आपसे करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर्स के क्वेश्चन बहुत फास्ट बनेंगे, बहुत आसानी से बनेंगे। एक्चुअली मेन मुद्दा ही एनालिसिस है, एनालिसिस कर पाना, ठीक है। चलो तो मैं फिर इसके आगे बढ़ूंगा। अब तो VJ 20 आ गया, यहां पे भी 20, VI भी 20 आ गया, VH भी 20 आ गया, VG भी 20 आ गया, VF भी 20 आ गया। ये सारा मामला इधर तक तो आ गया। टेक ब्रांच 1 by 1, नो इश्यूज विद दैट। भाई इस पॉइंट पे, इस रेजिस्टेंस के ऊपर वाले पे मुझे 20 तो दिख ही रहा है। अब यहां से आता हूं तो ये 0 है, यहां पे 10 है, यहां से लेके 0 ही चला, 0 के साथ 0 तो 0 ही रहेगा, और 0 के बाद इधर जब मैं इधर जंप कर जाऊंगा तो इधर 0 प्लस मेरे पास प्लस 10 मिल रहा है, मुझे प्लस 10 मिल रहा है। 0 प्लस 10 विल बी 10। तो मेरे पास इस तरफ 10 आ गया, इस तरफ 20 आ गया, यानी मुझे दिख रहा है इधर रेजिस्टेंस के उस पार 20 वोल्ट है, रेजिस्टेंस के इस पार 10 वोल्ट है। मैं यहां पे आराम से इस ब्रांच को अगर बना लूं तो कुछ इस तरह मैं बना सकता हूं, इस तरीके से मैं बना सकता हूं। दिस इज ब्रांच, दिस इज दैट ब्रांच, और उसके इस तरफ मेरे पास है 20 वोल्ट, इस तरफ है 10 वोल्ट, और यहां पे रेजिस्टेंस जो लगा है वो 2 ओम्स का लगा है। तो इसके हिसाब से ये जो मेरी ब्रांच थी इसका नाम था IB। तो इसका जो करंट इन IB ब्रांच है वो इसका पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V, यानी कितना आ गया 20 माइनस 10 अपॉन 2, यानी क्या बन गया 20 माइनस 10, 10 बाय 2, यानी कितना आ गया 5 एम्पियर। और वो I से B की तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा IB, और ये जाएगा 5 एम्पियर नीचे की तरफ। अगेन बहुत सिंपल चीज थी, इधर 20 तो इधर 20, फिर से इस पे काम करते हैं। अब फिर ये उल्टी लगी है बैटरी यहां पे, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, यहां पे अब उल्टी लगी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पॉजिटिव यहां निगेटिव, मुझे तो इधर जंप करना है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको 0 ले लो, इसको -6 ले लो, इसको 0 ले लो, इसको -6। देखो ये बैटरी थी, ये बैटरी ऐसी थी, या तो मैं इसको नीचे ले आऊं, या इसको अगर रेजिस्टेंस के ऊपर रखता हूं तो फिर इसको 0 -6 ले लो। ऐसे ही अगर ये नीचे रहती, देख लो ये और ये बैटरी की पोजीशन सेम है, यानी दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है। चाहूं तो इसको मैं नीचे लाके शिफ्ट कर सकता हूं, नीचे लाके शिफ्ट कर दूंगा तो फिर ऊपर वाले को 0 नहीं लूंगा, फिर 6 ही ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात सोचो, मैं इस ब्रांच को फिर से इधर बनाता हूं। इस ब्रांच को मैं ऐसा भी बना सकता हूं, भाई देखो बहुत सिंपल चीज बता रहा हूं। दिस इज H,
दिस इज सी। मैं चाहूं तो इस बैटरी को नीचे लाके रख दूं, लो कोई दिक्कत नहीं है, ये 6 वोल्ट, ये वाला 0 ही है मेरे पास। इधर ऊपर ऑलरेडी एच के पास 20 है, यहां पे रेजिस्टेंस लग गया मेरे पास, ऊपर बीच में रेजिस्टेंस लग गया, कितने का लग गया, 7 ओम का लग गया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने सिर्फ इस बैटरी को नीचे शिफ्ट किया, दोनों तरीके मेरे पास, या वहीं रहने दूं तो 0-6 ले लूं, या नीचे ले आऊं तो इस तरह लिख लूं, तो यहां से 0-0 तो ये 6 वोल्ट है, तो यहां तक के तो 0 था और 6 यहां पे +6 हो गया, यहां पे वैसे ही रहने दो +6, तो 0+6 यानी इस पॉइंट पे 6 वोल्ट आ गया। ऊपर तो 20 वोल्ट था ही, चाहूं तो मैं इसको लिख दूं आई, अब बड़ा कौन है 20 और 6, तो नीचे की तरफ जाएगा करंट, IHC इक्वल टू 20 - 6 अपॉन में 7, 20 - 6 14, 14/7 यानी 2 एम्पियर। ऐसा कर लो या ऐसा कर लो, तो यहां से क्या है 20 और 0 तो 20 ही रहेगा, और 20 और 0 यही होगा, अगर 20 तो यहां अगर मैं आ जाता हूं तो 20 - 6, तो यहां 20 - 6 कितना मिलेगा मुझे, 20 - 6 यहां मिलेगा 14 वोल्ट, यानी इस पॉइंट पे मेरे पास आ गया 14 वोल्ट। इस पॉइंट पे कितना आ गया मेरे पास, देखो थोड़ा सा दिखेगा नहीं, यहां लिखता हूं इसको, यहां पे आ गया मेरे पास 14 वोल्ट, यहां पे मेरे पास अब कोई नहीं है, वो 0 ही है, 14 आ गया 0 आ गया, तो नीचे की तरफ करंट जाएगा IHC इक्वल टू 14 - 0 यानी 14/7 यानी 2 एम्पियर। लो ऐसा भी निकाल लो आप, ऐसा निकाल लो वैसा निकाल लो, एक ही बात है। अब मेरे पास आती है ये वाली ब्रांच, अब देखो रेजिस्टेंस के ऊपर मेरे पास 20 वोल्ट ऑलरेडी है, अब यहां से देखोगे तो यहां 0 है, अब फिर से 0 के साथ ये वाले को मैं 0 ले लूं और इस तरफ वाले को -5 ले लूं, तो यहां 0 से तो 0 ही रहेगा, 0 से इधर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा -5, तो 20 - 5, 20 - 5। अब थोड़ा देखो मैं इसको बताता हूं, तो यहां पे 20 और यहां पे -5, तो 20 और -5 में बड़ा कौन है, तो 20 है, तो करंट जाएगा नीचे की तरफ, तो ये कितना हो जाएगा 20 - -5 अपॉन में आ जाएगा कितना 1, तो 25 एम्पियर, ठीक है ना। तो एक मिनट मैं इसको थोड़ा अलग से भी लेके समझाता हूं, यहां आ जाते हैं। अगर हम इस ब्रांच को देखें तो दैट ब्रांच इज व्हाट, दैट ब्रांच इज G, और यहां पे आ रहा है D, अभी समझ जाएंगे। यहां पे आपने ले लिया, मैं बैटरी को ऊपर शिफ्ट कर देता हूं, बैटरी को ऊपर शिफ्ट कर देता हूं, निगेटिव ये हो गया, ये ऐसा हो गया, और मैं यहां पे रेजिस्टेंस लगा देता हूं, थोड़ा मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान देंगे। अब यहाँ 1 ओम का रेजिस्टेंस है, मेरे पास ऑलरेडी VD जो है वो कितना है 0, मेरे पास VG जो है वो ऑलरेडी कितना है 20। अब यहाँ निगेटिव है ऑलरेडी, हमेशा हम क्या करें, जहां हमारे पास पोटेंशियल है उसके पास वाले बैटरी को हमेशा लोअर पोटेंशियल पे रखें, इसको लोअर पोटेंशियल पे रखें, यानी इसका पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी का था मेरे पास 5 वोल्ट, तो इसको मैं लोअर यानी इसको 0 रखता हूं, तो ये वाला +5 हो जाएगा। तो यहां लोअर रखने का मुद्दा क्या है, देखो इस केस में भी, इस केस में भी यहां 20 था मेरे पास, पर ये रेजिस्टेंस के नीचे लगी थी, तो मैं डिफरेंस ले सकता था यहां पर, यहां जब ये 20 के पास लगी थी ना, तो मैंने इसको देखो इसके वाले को लोअर पे रखा, 0 पे रखा, लोअर पे यानी छोटे नंबर पे रखा, 0 यानी 0 ऐड होगा 20 में भी, तो 0 ऐड होके 20 को 20 ही रहने देगा, पर 20 - 6 करेंगे तो 14 कर देगा। तो 0 वाले को हम हमेशा, हमारे पास जो देखो ब्रांच में हमेशा पोटेंशियल पता है, उसके पास वाले बैटरी के पोटेंशियल को हमेशा 0 पे ही रखो, और उसके दूसरे वाले को हमेशा उसके हिसाब से लिख दो। अगर निगेटिव वाला दूसरा है तो उसको -6 लिख दो, और अगर पॉजिटिव वाला रहता तो उसको +6 लिख दो, ठीक है। तो ये बस बात ध्यान रखो हमेशा, जैसे यहां किया देखो, जो पोटेंशियल मुझे पॉइंट का पता है तो 20 वोल्ट, तो उसके पास वाले को मैंने किस पे रख दिया 0 पे, और उसके बाद वाले को रख दिया 5 पे। इसका ही उल्टा काम मैंने यहां किया था, इसी से उल्टा काम मैंने यहां किया था। तो देखो अगेन मेरे पोटेंशियल के पास वाले पॉइंट को मैंने रख दिया 0 पे, और उसके बाद वाले को रख दिया -6 पे, तो वही बात आ गई फिर से। बस ये ध्यान रखना कि यहां प्लस था इसलिए +5 लिया, वहां माइनस था इसलिए -6 लिया, बस इतना ध्यान रखना है। अब सिंपल है, ये 20 से 0 के पास आओगे तो इधर पे भी पोटेंशियल 20 ही वोल्ट मिलेगा, पर जब इधर से इधर जंप करोगे तो 20 में कितना ऐड हो जाएगा, यहां से +5, यहां जंप करते हुए 20 में प्लस हो जाएगा 5, तो इस पॉइंट पे आपको जो पोटेंशियल मिलेगा वो हो जाएगा 25 वोल्ट। अब 25 वोल्ट और यहां पे 0, तो करंट कहां जाएगा, नीचे जाएगा, IGD इक्वल टू हायर माइनस लोअर, यानी 25 - 0/1 यानी 25 एम्पियर का करंट चलेगा भाई। बड़ी सिंपल चीज, बड़ी जबरदस्त चीज है, बड़ी मजेदार चीज है। अब लास्ट वाली ब्रांच बची आपके पास, अब जब लास्ट वाली ब्रांच बची है इसको सोचते हैं। मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूं इस कैलकुलेशन को, वो आप पॉज करके फिर से देख लेना, क्योंकि मुझे थोड़ी इधर जगह की जरूरत है, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं, है ना। और अब मैं ये बात मान के चलूंगा कि मेरे पास यहां से नीचे
जो है ये 25 एम्पियर का करंट जा रहा है, क्योंकि मुझे बाद में लिखना होगा पूरा वो 25 एम्पियर कैसे जा रहा है वो है। और एक और मेथड यहां सॉल्व की थी जो आप रिवाइंड करके देख सकते हो। अब बची आखिरी ब्रांच, इसके बाहर थोड़ा हम नहीं जा सकते क्या? थोड़ा बहुत इसके बाहर हम जा सकते हैं क्या? थोड़ा जा सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां आखिरी ब्रांच, अब अगर आप देखते हो यहां पे तो यहां 20 है और यहां वाला अब निगेटिव ही है तो इसको मैं 0 ही ले लेता हूं, यहां वाला पॉजिटिव 5 ले लेता हूं, ठीक है। तो 20 प्लस 0 तो 20 ही होगा, पर जब मैं जंप करूंगा तो प्लस 5 मिल जाएगा, तो 20 प्लस 5 यानी कि यहां का पोटेंशियल जो है वो 25 वोल्ट मुझे मिल जाएगा। और यहां पे मेरे पास ऑलरेडी 0 है तो डेफिनेटली करंट नीचे जाएगा। जब करंट नीचे जाएगा इसका मतलब I कितना जाएगा? तो I इक्वल्स टू जाएगा डेल्टा V यानी 25 माइनस 0 बाय 1 यानी 25 एम्पियर का करंट जाएगा। और वो कहां से कहां जाएगा? F से O की तरफ, F से E की तरफ। तो ये अब आपके पास देखो सारी ब्रांचेस में करंट तो आ गए। लाओ चलो अब इसके बाद इसका हिसाब करते हैं। देखो अब जरा यहां से ही शुरू करते हैं। यहां से नीचे करंट जा रहा है 25 एम्पियर, तो यहां से नीचे जा रहा है 25 एम्पियर। तो यहां से मैं इसको दूसरे कलर के पेन से लिखता हूं। जब यहां से नीचे जा रहा है करंट 25 एम्पियर तो ये वाला जो नीचे जाने वाला एरो यहां पे भी 25 एम्पियर नीचे जा रहा है, तो यहां से आ रहा जो है वो भी 25 एम्पियर आ रहा है। और यहां से नीचे जा रहा है तो यहां भी 25 एम्पियर ही होगा, और यहां से इधर जो जाएगा वो भी कितना होगा? 25 एम्पियर। अब आप देखोगे तो इस वाली ब्रांच के अंदर यहां से देखोगे तो नीचे की तरफ आ रहा है 25 एम्पियर, यानी यहां से 25 एम्पियर नीचे आ रहा है, ये वाला भी 25 एम्पियर, यहां से 25 आ रहा है, यहां से 25 आ रहा है, तो यहां से कितना जा रहा होगा? आप समझ सकते हैं 50 एम्पियर। अब 50 एम्पियर में यहां से नीचे आ रहा है देखो 2 एम्पियर, यहां से 2 एम्पियर आ रहा है, यहां से 50 एम्पियर आ रहा है, 2 आ रहा है 50 आ रहा है। यहां से ये 2 एम्पियर यानी यहां पे भी 2 ही एम्पियर होगा, ये 2 एम्पियर नीचे आ रहा है यानी 2 एम्पियर 2 एम्पियर, यहां से आ रहा है 50 एम्पियर, तो यहां कितना जा रहा होगा? ये होगा 52 यानी 52 एम्पियर। अब आप देखेंगे यहां से भी नीचे 5 एम्पियर आ रहा है, यहां से भी नीचे 5 एम्पियर आ रहा है, तो ये 52 एम्पियर 5 एम्पियर 52 और 5 मिलके कितना हो जाएगा? यहां से जाएगा 57 एम्पियर। अगर यहां 57 एम्पियर है तो ये एक ही ब्रांच है तो यहां पे भी 57 एम्पियर जाएगा, यहां से भी ऊपर 57 एम्पियर ही जाएगा और इस तरफ भी 57 एम्पियर ही जाएगा। अब आप देखो कि यहां से 57 है, यहां से तो नीचे कितना जा रहा है? 5 एम्पियर। ये देखो ये वाला जा रहा है यहां से 5 एम्पियर, यहां से 5 एम्पियर नीचे जा रहा है, यहां से 57 आया था 5 नीचे चला गया, तो इधर कितना गया? 57 आया 5 नीचे चला गया, तो इधर कितना गया? इधर जाएगा 52 एम्पियर। देखोगे अगर तो यहां और यहां सेम करंट होगा हमेशा। अब यहां 52 एम्पियर है, यहां से यहां नीचे जा रहा है 2 एम्पियर, इधर से 52 आया, इधर 2 चला गया, तो इधर कितना होगा भाई? इधर होगा 50 एम्पियर। तो यहां देखो यहां भी 50 और यहां भी 50। अगर यहां 25 है तो डेफिनेटली यहां 25 ही होगा। लो बात ही खत्म हो गई। इस तरीके से आप देख सकते हो वी कैन सॉल्व बिग सर्किट प्रॉब्लम्स, बट दिस इज वन मेथड टू सॉल्व द सर्किट प्रॉब्लम। वी हैव अदर मेथड्स ऑल्सो। अब हमें वो अलग वाली मेथड्स भी सीखनी होगी, ठीक है ना। और वो सारी मेथड्स सीखने के बाद हम कहीं ना कहीं इस कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे कि अब एक्चुअली जो है चीजें कैसी हैं, ठीक है। सो मैं इसको मिटा देता हूं पहले तो, ठीक है ना। और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे किर्चॉफ वोल्टेज लॉ पे जाना है। किर्चॉफ वोल्टेज लॉ को हम लोग डिस्कस करेंगे। एक और चीज है, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए हम और करवाएंगे इन पे ही। ये एक्चुअली ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस जो हम लोग आपको करा रहे हैं, आपको एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ YouTube के ऊपर जो ट्रेंड चलता है, YouTube पे जो ट्रेंड होता है, यानी जैसे भी सारे टीचर्स या जो भी इंस्टीट्यूट या एकेडमी जो पढ़ा रहे हैं YouTube पे, एक ट्रेंड है कि दे वांट टू जस्ट एक्सप्लेन अ कॉन्सेप्ट, 1 or 2 क्वेश्चन फॉर दैट कॉन्सेप्ट एंड फिर आगे निकल जाते हैं। तो हम लोग भी लगभग उसी तरह चल रहे हैं हम लोग, पर फिर भी हम लोग क्वेश्चंस तो बहुत सारे कर रहे हैं, बट फिर भी मैं ये कहूंगा कि इतने क्वेश्चंस ही सफिशिएंट, इतने से क्वेश्चंस ही सफिशिएंट नहीं होते प्रैक्टिस के लिए। मैं आपको बता दूं, आपको और ज्यादा क्वेश्चंस की जरूरत है। जब तक आप और कम से कम एक कॉन्सेप्ट पे 8-8, 10-10 क्वेश्चंस नहीं करेंगे, तब तक आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, वो फील नहीं आएगा चीजों का, वो मजा नहीं आएगा। खैर,
मैं एक क्वेश्चन की तरफ जाता हूं जो कि मैंने होमवर्क दिया हुआ था पिछले कुछ वीडियो के आगे, जिसमें मैं बता देता हूं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन में ये था कि R01 एंड R02 आर द रेजिस्टेंसेस एट एनी टेम्परेचर T, ठीक है, एंड α1 एंड α2 आर द टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स, ठीक है। फाइंड अल्फा इक्विवेलेंट फॉर फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन और सेकेंड वाला पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आपको अल्फा इक्विवेलेंट निकालना है। तो मैं वैसे पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं एक मैथमेटिक्स की एंड तक ले जाके छोड़ दूंगा, फिर आपको ही सॉल्व करना है, ठीक है। सो फॉर पैरेलल मैं पहले पैरेलल का बता देता हूं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं बाइनोमियल एक्सपांशन का यूज है, बस वही थोड़ी दिक्कत होती है, अदरवाइज इट इज वेरी सिंपल। फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूं, सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये जो कहना चाहते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं थोड़ा समझा देता हूं। देखो, ये आपके पास दो रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, दिस इज R1, R01 यू कैन से, एंड दिस इज R02। इसका α1 है, इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट α2 है, ओके। और अब आपको एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस जो कि R इक्विवेलेंट के साथ एक अल्फा इक्विवेलेंट आपको निकालना है, ठीक है, इस कॉम्बिनेशन का अल्फा इक्विवेलेंट। तो मैं पहले पैरेलल को डील कर रहा हूं, ठीक है। और पैरेलल को डील करने के लिए आपको पता है कि 1/R इक्विवेलेंट इज नथिंग बट 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। अब दिस R1 R इक्विवेलेंट, अब यहां पे मैं लिख लेता हूं R इक्विवेलेंट R1 एंड R2 आर एट हायर टेम्परेचर, यानी कुछ हायर टेम्परेचर पे ये वैल्यूज हैं, ठीक है। R01 R02 तो कुछ जनरल टेम्परेचर पे इनिशियल वैल्यू थी, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद जो थी वो R1 R2 और R इक्विवेलेंट है। तो अब अगर ये R इक्विवेलेंट है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो हम इसको लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट नॉट 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा T लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 1/R01 1 प्लस α1 डेल्टा T, और प्लस हम लिख सकते हैं 1/R02 1 प्लस α2 डेल्टा T। कैसे आया सर, कहां से आया, मैं बताता हूं। आपके पास एक फॉर्मूला ऑलरेडी है, R एट एनी टेम्परेचर T इज इक्वल्स टू R01 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। R एट एनी टेम्परेचर T इज R01 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। तो इसी फॉर्मूले को देखते हुए R एट एनी टेम्परेचर, R1 एट एनी, ये तो मैंने पहले ही दिखा, देखो R इक्विवेलेंट R1 R2 R एट सम हायर टेम्परेचर ना, तो ये सम टेम्परेचर वाली ही वैल्यूज हैं। तो R1 इज नथिंग बट R01 उसकी ओरिजिनल वैल्यू 1 प्लस R0 इज ओरिजिनल वैल्यू, R01 1 प्लस अल्फा1 डेल्टा T, R2 इज R02 1 प्लस अल्फा2 डेल्टा T, R इक्विवेलेंट इज R इक्विवेलेंट नॉट, यानी R इक्विवेलेंट की जो ओरिजिनल वैल्यू होती, R इक्विवेलेंट की जो ओरिजिनल वैल्यू होती R इक्विवेलेंट नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि भाई जो यहां से आगे की बात है, इसको अब अगर मैं थोड़ा सा देखूं तो यहां एक इंपॉर्टेंट बात है, बस ये एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी चाहिए हमेशा। एज अल्फा इक्विवेलेंट α1 and α2 are very small, then by binomial expansion, अब आपको क्या करना है, इन ब्रैकेट्स को ऊपर ले जाने हैं और आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे R इक्विवेलेंट नॉट, और आप ब्रैकेट ऊपर ले जाओगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा T का पावर -1, और इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस α1 डेल्टा T का पावर -1, और अपॉन में आ जाएगा आपके पास R01 प्लस यहां आ जाएगा 1 प्लस α2 डेल्टा T का पावर -1, अपॉन में आ जाएगा R02। अब इस बात को यूज करके
इधर बाइनोमियल एक्सपांशन जब लगता है तो ये टर्म अंदर -1 अंदर चला जाता है। तो बस फिर आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा इक्वलेंट डेल्टा टी अपॉन आर इक्वलेंट का नॉट और इक्वल टू 1 माइनस अल्फा 1 डेल्टा टी अपॉन आर नॉट 1 और यहां आप लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा 2 डेल्टा टी अपॉन आर नॉट 2। बस अब मुद्दा है व्हाट इज आर इक्वलेंट नॉट, व्हाट इज आर इक्वलेंट नॉट, ये क्या है भाई, इसके बारे में समझना होगा। सो अगेन इट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू। तो आर इक्वलेंट नॉट मैं इधर लिख लूं अगर, तो पैरेलल आपको पता होना चाहिए, 10th स्टैंडर्ड में एटलीस्ट हमने पढ़ रखा है। आर इक्वलेंट नॉट इक्वल टू 1 बाई आर नॉट 1 प्लस 1 बाई आर नॉट 2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसका प्रोडक्ट और उल्टा करना पड़ेगा, तो इसका प्रोडक्ट ऊपर आ जाएगा और नीचे सम आ जाएगा। यानी आपको पता चलना चाहिए कि आर इक्वलेंट नॉट जो है दैट इज आर नॉट 1 इंटू आर नॉट 2 अपॉन आर नॉट 1 प्लस आर नॉट 2, ये आएगा। नाउ जस्ट पुट दिस आर इक्वलेंट नॉट हियर एंड सॉल्व इट। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे सो अल्फा इक्वलेंट यू विल गेट आर नॉट 1 अल्फा 2 प्लस आर नॉट 2 अल्फा 1 अपॉन आर नॉट 1 प्लस आर नॉट 2, ये आपको अल्फा इक्वलेंट मिलेगा। मेरी बात समझ में आती है? मैं इसके आगे सॉल्व नहीं करूंगा, प्रोबेबली मेरे ख्याल से आंसर यही है, आर नॉट 1 अल्फा 2 प्लस आर नॉट 2 अल्फा 1 अपॉन आर नॉट 1 प्लस आर नॉट 2, ये आंसर। इसके आगे तो सॉल्व नहीं करूंगा, इसको आपको यहां पे वैल्यू को डालना है, अरेंज करना है। इतना मैथमेटिक्स आई थिंक स्टूडेंट इन 12th स्टैंडर्ड शुड नो, इतना तो मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए। सेम इज द केस विथ सीरीज। अब सीरीज में बड़ा सिंपल हो जाएगा कि फॉर सीरीज, मैं उसको भी थोड़ा सॉल्व कर दे रहा हूं, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। और एक बात बता दूं, ये ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ये AIEEE में आ चुका है, ये नीट में आ चुका है क्वेश्चन। पर एक बात और है, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, आपको इसकी वैल्यू को याद रखना चाहिए। आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ये सॉल्व नहीं होगा उतने कम समय में, इसलिए आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है, ये वाली डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है। जहां आएगा आंसर चिपका दो, बट आया है, क्वेश्चन आ चुका है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आर इक्वलेंट इक्वल्स टू आर नॉट R1 प्लस R2, ठीक है। फिर वही चीज आर नॉट आर इक्वलेंट नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इक्वलेंट डेल्टा टी इक्वल टू, अब इसमें बाइनोमियल नहीं लगेगा तो बड़ा आसानी से खुद ही सॉल्व हो जाएगा, आर नॉट 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी और प्लस आर नॉट 2 इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। और आर इक्वलेंट नॉट जो होगा इट विल बी आर नॉट 1 प्लस आर नॉट 2। बड़े आसानी से इसको यहां रख देना, बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। कुछ गड़बड़ है? ये वाला, ये R2 है ना, दिख नहीं रहा है तो ये दिस इज R2, ठीक है। मेरे ख्याल से शायद लाइट आ रही होगी, बट दिस इज R2 मैं लिख रहा हूं बार बार, है ना, तो समझ जाएंगे, मेरी आवाज से समझ जाएंगे। तो दिस इज आर इक्वलेंट नॉट आप रख दें यहां, तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज अल्फा इक्वलेंट। अल्फा इक्वलेंट में आएगा आर नॉट 1 अल्फा 1 प्लस आर नॉट 2 अल्फा 2 अपॉन आर नॉट 1 प्लस आर नॉट 2, ये आएगा इसका आंसर, ठीक है ना। सो कीप दिस थिंग इन माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है ना। इनको आप ध्यान रखें, अच्छे से ध्यान रखें। मैंने क्वेश्चन दिया था, कुछ लोगों ने शायद सॉल्व किया भी होगा। इफ आपने सॉल्व किया है तो अपना आंसर वेरीफाई करो, और अगर नहीं किया है तो फिर से आप इसको एक बार सॉल्व करके देखो, आपको डेफिनेटली इसका आंसर मिलेगा, बड़ा अच्छा फीलिंग आएगा और फिर चीजें जो हैं काफी अच्छी हो जाएंगी। फिलहाल यहां तक हमने एक काम कंप्लीट कर लिया। नाउ आवर नेक्स्ट टारगेट इज टू स्टार्ट विथ किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KVL। अब हमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ की तरफ जाना है ना। तो मैं अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ के ऊपर फोकस करूंगा यहां से। और देखो, रेफरेंस पोटेंशियल के लिए और बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, आपको करने हैं, अपनी खुद की अपनी हम जिम्मेदारी लेके करना है। जितना आप जिम्मेदारी लेके सॉल्व करोगे उतना अच्छा होगा। और एक बात, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है। और इवन एक चीज बोलूं तो 12th ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होता है एज कंपेयर टू 11th,
पर लोगों की एक धारणा है कि 12th टफ होता है, बट मैं ये बताऊं कि 12th ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि 12th के अंदर लिमिटेड डोमेन है। आपको कुछ चीज़ें अगर अच्छे से आती होंगी तो आप बहुत ही आसानी से उन चीज़ों को कर पाएंगे। आप सिर्फ फोकस करके 12th की कुछ बेसिक बातों को ध्यान रखें, पकड़ के रखें, याद रखें। बोलूं तो अगर आप इतना कुछ बेसिक पकड़ के रखेंगे तो आप देखेंगे एक चीज कि आपको 12th बहुत आसान लगेगा, आपको 12th में कोई परेशानी नहीं आएगी, आपको हमेशा 12th जो है ना वो ज्यादा फ्रेंडली मिलेगा, फ्रेंडली लगेगा। तो अब मैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ता हूं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। पता नहीं स्पेलिंग की मैंने गलती कर दी है क्या। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसको हम KVL कहते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KVL है ना। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ KVL क्या है, थोड़ा सा पहले मैं फिर पीछे जाता हूं। अगर आपको पिछले वीडियो में पहला क्वेश्चन याद आता होगा जिसमें 10 ओम और 5 ओम का एक रजिस्टर लगा हुआ था, 20 वोल्ट की बैटरी लगी थी, आपने देखा था कि 20 प्लस लिया था, इधर वाले में माइनस लिया था, पूरे रजिस्टर में ड्रॉप करते करते आके 0 हो गया था। इसका मतलब आप घर से जितना रुपया लेके निकले थे, जहां जहां गए वहां वहां खर्च किया तो पैसा खत्म हो गया, घर आके 0 हो गया। वही बेस है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ वही है भाई। बैटरी सोर्स ऑफ पोटेंशियल, यानी पैसे का सोर्स बैटरी है, पोटेंशियल का सोर्स कौन है, बैटरी। खर्चा कराता है रजिस्टर। आपको बैटरी देती है भाई, ले लो चलो 20 वोल्ट रखो, 15 वोल्ट रखो, 50 वोल्ट रखो, ये दे दी बैटरी ने, इसके पास से अपना दे दी, इतने पोटेंशियल रख लो। पर खर्चा कराने वाला है रजिस्टर। आपने लेके निकले घर से पोटेंशियल, भाई 20 वोल्ट पोटेंशियल, जितने रजिस्टेंस मिले सबको बांटते चले, बांटते, घर आके खर्चा 0, खत्म कहानी। तो जहां जहां बैटरी है, जहां जहां बैटरी है, वो बैटरी हमेशा आपको पोटेंशियल दे रही है, ईएमएफ दे रही है। पर रेजिस्टेंस जो होते हैं वो आपके ईएमएफ को लेते हैं। पर एक बात और है कि एक बैटरी लगी है, फिर दूसरी बैटरी लगी। अब एक 20 वोल्ट की बैटरी लगी, अपने पॉजिटिव टर्मिनल से करंट दे रही, उसके बाजू ही एक छोटी बैटरी 2 वोल्ट की लगा दी, पर उल्टी लगा दी। अच्छा देखो जरा, सोचने की बात है। सर क्या बोल रहे, थोड़ा बना के बताओ, बना के बताएंगे। ये 20 वोल्ट, यहां एक 10 वोल्ट, 2 वोल्ट, ये 20 वोल्ट की बैटरी अपने हिसाब से करंट चला रही है। पर अब इस वाली बैटरी को देखो और इस वाली बैटरी को देखो, करंट ऐसा चल रहा है। अब थोड़ा सोच के बताओ मुझे, कौन सी बैटरी सोर्स है, कौन सी बैटरी लोड है। सोच के बताओ जरा, कौन सी बैटरी सोर्स है, कौन सी बैटरी लोड है, कौन सी बैटरी सोर्स है, कौन सी बैटरी लोड है। एक तो ये केस हो गया, एक तो ये केस हो गया। मैं इसको और थोड़ा सा देख लेता हूं, ऐसा कर देता हूं। ये भी 20 वोल्ट है और ये वाला जो है फिर से 2 वोल्ट है। यहां से करंट ऐसा चल रहा है, बड़ी बैटरी है ना, तो करंट उसके हिसाब से चल रहा है। अब सोचो जरा, कौन सी बैटरी सोर्स है, कौन सी बैटरी लोड है। जाओ पीछे जाओ, पीछे जाओ। सोर्स कब होती है बैटरी, जब उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकले और नेगेटिव से वापस एंट्री कर जाए। पर लोड कब होती है बैटरी, जब उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट एंटर करे और नेगेटिव से निकल जाए। ये हमने ऑलरेडी पिछले के कुछ वीडियो जो बैटरी वाले थे उसमें पढ़ रखा है। अब यहां से देखो, ये 20 वोल्ट की बैटरी, बड़ी बैटरी, ये छोटी बैटरी, ये तो डेफिनेटली सोर्स का काम कर रही है, ये तो डेफिनेटली सोर्स का काम कर रही है। यहां पे भी ये सोर्स का काम कर रही है। अब ये जो करंट है, ये करंट देखो यहां निगेटिव में एंटर कर रहा है, यहां करंट पॉजिटिव में एंटर कर रहा है। जहां करंट निगेटिव से एंटर करता है वो करंट, वो वाली बैटरी भी सोर्स होती है। और यहां देखो, यहां से निकल जाएगा, यानी पॉजिटिव से निकला, यानी ये सोर्स की तरह काम कर रही है। पर यहां पॉजिटिव में करंट एंटर कर रहा है, इसका मतलब ये बैटरी किसकी तरह काम कर रही है, लोड की तरह काम कर रही है। यानी ये बैटरी अभी चार्ज हो रही है, ये इसका भी पोटेंशियल ले रही है, इससे ले रही है। ये क्या कर रही है, ये वाली बैटरी क्या कर रही है, इसको दे रही है, इसके साथ सपोर्ट कर रही है। ये सोर्स है तो ये भी सोर्स है, सोर्स सपोर्टिव, सोर्स लोड अपोजिट। सोर्स सपोर्टिव, यानी इसका ईएमएफ और इसका ईएमएफ ऐड होके सर्किट को ईएमएफ देंगे, पर इसके ईएमएफ में से पूरा कुछ खा लेगी, फिर बचा कुचा देगी। ये खा रही है, ये चार्ज हो रही, खुद चार्ज हो रही, मोटी हो जाएगी, ठीक है ना। ये नहीं खा रही, ये भी दे रही है, ये इसके साथ मेहनत कर रही है। यानी इसका मतलब देखो, एक बैटरी के पॉजिटिव में दूसरी बैटरी का निगेटिव जोड़ा जाए अगर, तो वहां वो ईएमएफ को ऐड करते हैं और दोनों ही सोर्स बन के काम करते हैं। पर एक बैटरी के पॉजिटिव में किसी बैटरी का पॉजिटिव जोड़ दिया जाए तो वो दूसरी बैटरी उसके लिए लोड बन जाती है, वो उसके ईएमएफ को खुद भी कंज्यूम करती है।
तो अब हमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ को समझना है। यही वो बातें हैं। अब यहाँ पे आपने कुछ इधर ड्रॉप किया, फिर इधर कुछ रजिस्टर लगाया, इधर ड्रॉप किया, फिर इधर कुछ रजिस्टर लगाया, इधर ड्रॉप किया, यानी इससे जितना लेके चले थे, कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर, सब जगह बांटे बांटे बांटे, इधर हो गया जीरो। यानी टोटल पोटेंशियल जो हमें सोर्स से मिला था, ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप, सम ऑफ द टोटल पोटेंशियल अक्रॉस द लूप, सम ऑफ द टोटल पोटेंशियल अक्रॉस द लूप इज जीरो। किरचॉफ वोल्टेज लॉ यही कहता है कि जितना भी पोटेंशियल आप लूप में गिनोगे, सारा सब मिला के क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि जितना लिया उतना दिया, जितना लिया उतना दिया, लिया दिया इक्वल, यानी जीरो। algebraic sum of total potential across the loop, algebraic sum of total potential, algebraic sum of total potential drop in a loop is always zero। ठीक है सर, स्टेटमेंट तो पता चल गई, अब थोड़ा लिख के बताओ, इक्वेशन में बताओ, कुछ तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, लिख के बताएंगे, लिख के बताएंगे। देखते हैं। दिस इज E1, दिस इज E2, दिस इज R1, दिस इज R2। हाँ, सब वेरिएबल्स ले लिए, कोई नंबर नहीं लिया। सर समझाते कुछ और हो, फिर लिख देते कुछ और हो। यहाँ तो 20 20 2 2 दिख रहा था, पता चल रहा था, तो करंट ऐसे जाएगा, सब समझ रहा था। यहाँ E1 E2 लिख दिए हैं, क्या पता कौन बड़ा कौन छोटा, हम कैसे करंट डिसाइड करें। बिल्कुल सही बात है। आप कोई अंतर्यामी थोड़ी हो, आप कोई भगवान थोड़ी हो कि तुम्हें एकदम सपने में आएगा, अरे करंट तो ये होगा, करंट तो वो डायरेक्शन में होगा, करंट तो इधर जा रहा होगा, करंट तो उधर जा। अरे ऐसा कुछ नहीं होता भाई। सर्किट में करंट अगर दिया है, खुद ही दिया है तो बात अलग है, पर अगर दिया नहीं है ना, तो आपको उसको सिर्फ अज्यूम करना है, सिर्फ अज्यूम। आपको हर बार सर्किट के किसी भी पार्ट या सर्किट के किसी भी लूप में करंट को अज्यूम करना है। यू हैव टू अज्यूम द डायरेक्शन। आप उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ अज्यूम कर सकते हो। अज्यूम करो, अज्यूम करो। सर अजम्पशन यानी तो कभी रॉन्ग भी हो सकता है। हाँ हो सकता है ना। आपने माना कि क्लॉकवाइज था, आंसर में आ गया भाई क्लॉकवाइज था, आपने माना था, पर आंसर में कुछ माइनस में आ गई वैल्यू, इसका मतलब तुरंत बोल देना एंटी क्लॉकवाइज था। देखो आपके अजम्पशन में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का गड़बड़ हो सकता है, पर मैग्नीट्यूड आपको हमेशा करंट का सही मिलेगा। इसलिए आप अज्यूम करो, कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अज्यूम करो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बिंदास अज्यूम करो। आई डोंट नो व्हाट इज which value is greater या which value is higher, I can assume it as like this। ये है भाई करंट मेरे पास I1 या I, एक ही लूप है तो I ही ले लो। जब 2 3 4 लूप होते तो I1 I2 I3 लेना पड़ता है, अभी तो एक ही लूप है, I ले लो, ले लो, ठीक है। दिस इज करंट I, दिस इज करंट I, दिस इज ऑल्सो 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 I। देखो कितना अच्छा रिदमिक साउंड आ रहा है, साथ साथ देखो कितना इट्स गेटिंग ब्लेंडेड विद द साउंड। आपको मेरे ख्याल से यहाँ जो मैं बोल रहा हूँ उसके साथ भी एक कंटिन्यूस बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई दे रहा होगा, है ना। वो बैकग्राउंड म्यूजिक बड़ा इफेक्टिव आपको सुनाई दे रहा होगा, बट आपको सुनना ही नहीं है। आपको तो सुनना सिर्फ ये है जो मैं बोल रहा हूँ, आपको क्या करना है उससे, है ना, है ना। तो आपको ये चीज नहीं सुननी, आपको तो सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनना है ना। जस्ट फोकस। अब यहां क्या कह रहा है, अल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इन द लूप इज ऑलवेज जीरो, का मतलब समेशन ऑफ v इज इक्वल्स टू जीरो। टोटल पोटेंशियल का सम, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप का सम इज ऑलवेज जीरो। ये है समेशन ऑफ v इज ऑलवेज जीरो। ठीक है सर, पोटेंशियल तो देख लेंगे हम क्या है। अब ये जो E1 है ये एक आइडियल बैटरी, E2 भी आइडियल बैटरी, तो जो पोटेंशियल है इसके अक्रॉस वो E1 ही है, EMF इसका टर्मिनल पोटेंशियल है। अब जो आपने करंट का डायरेक्शन अज्यूम करा है ना, वैसे ही लूप में घूमो, क्योंकि आपको समेशन ऑफ पोटेंशियल लिखना है, वैसे ही लूप में घूमो। तो मान लेते हैं ये वाला पॉइंट ये है। अब घूमने के लिए सर कहीं से स्टार्ट भी तो करना पड़ेगा, तो हम नाम लिख लेते हैं ABCD और घूमना चालू करो A से और घूम के वापस A तक आओ। बस सारे पोटेंशियल लिखते जाओ, सारे पोटेंशियल लिखते जाओ। पर एक बात ध्यान रखना, जब तुम घुस रहे हो इसका बैटरी के अंदर,
तो आप घुस रहे हो निगेटिव वैल्यू से, जो कि हम मानते हैं 0 है, और निकल रहे हो पॉजिटिव वैल्यू से जिसको हम मानते हैं E1, तो हमेशा पॉजिटिव यानी छोड़ने वाले का साइन लेना है, हमेशा छोड़ने वाला साइन, घुसने वाला निगेटिव, छोड़ने वाला पॉजिटिव, घुसने वाला निगेटिव, छोड़ने वाला पॉजिटिव, घुसने वाला निगेटिव पॉजिटिव। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल है E1 का, तो आप इसका साइन क्या लिखोगे, प्लस E1, साइन के साथ लिखना बहुत जरूरी, दैट इज 0, दिस इज निगेटिव, छोड़ने वाला साइन क्या है, पॉजिटिव, छोड़ने वाला साइन है पॉजिटिव, घुसने वाला निगेटिव, हमें घुसने वाला नहीं लेना है, हमें छोड़ने वाला लेना है, दैट इज पॉजिटिव, प्लस E1 लेंगे, यानी हमारे पास पहले कंपोनेंट का जो EMF हम लिखेंगे वो आएगा E1, ये आ गया E1। यहां से आगे बढ़ोगे, हर जगह छोड़ने वाला साइन ही लेना है। आप जब जाओगे तो यहां से देखो, इस रेजिस्टेंस में करंट इधर से उधर जा रहा है, इसका मतलब ये वाला हायर पोटेंशियल होगा, ये वाला लोअर, हायर का मतलब पॉजिटिव, लोअर का मतलब निगेटिव। अब आपको यहां छोड़ने वाला साइन कौन सा मिलेगा, आपको छोड़ने वाला साइन मिलेगा निगेटिव, पर इसके अक्रॉस ड्रॉप कितने का आता है, जब यहां से करंट जा रहा है I और रेजिस्टेंस है R1, तो ड्रॉप आता है IR1 का, और उसका साइन क्या रखोगे, माइनस साइन। ठीक है सर, IR1 लिख दिया मैंने, IR1 के साथ मुझे साइन लगाना होगा माइनस। हमेशा मैं कह रहा हूं छोड़ने वाला साइन लो, कहीं कहीं कोई टीचर पर एंटर होने वाला साइन भी बताते हैं, तो सबके एंटर होने वाला साइन लो। अगर छोड़ने वाला ले रहे हो तो सबके छोड़ने वाला लो। नहीं सर मेरी मर्जी, इसको मैं एंटर वाला लूंगा, उसको छोड़ने वाला लूंगा, तो तुम बेवकूफ हो, गलत हो जाएगा। एक तरह से चलना होगा, एक जैसा चलना होगा, या सबका छोड़ने वाला, जहां आपने इस कंपोनेंट को छोड़ा, एंटर किया निगेटिव से, छोड़ा पॉजिटिव से, छोड़ा पॉजिटिव से, इसलिए छोड़ा पॉजिटिव यानी पॉजिटिव। यहां पे आपका ये हायर ये लोअर, वैसे ही करंट इधर जा रहा है, ये हायर ये लोअर, फिर यहां से करंट जा रहा है, पर यहां हायर लोअर अपने मर्जी से रेजिस्टेंस वाला मत लगाना, यहां बैटरी का प्लस माइनस लेना होगा। बैटरी में कभी ये प्लस माइनस साइन नहीं लगाना, बैटरी में जो दिया है वही लेना, बैटरी में जो दिया है वही लेना, बस छोड़ने वाला साइन अज्यूम करना है। छोड़ने वाला साइन इसके लिए निगेटिव है, छोड़ने वाला साइन इसके लिए निगेटिव है, छोड़ने वाला साइन इसके लिए निगेटिव है, छोड़ने वाला साइन इस वाली बैटरी के लिए पॉजिटिव है, प्लस E1 माइनस I1 R1, इसके अक्रॉस ये वाला R2 रेजिस्टेंस है, तो इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप है दैट इज I इंटू R2, तो इसका आ जाएगा माइनस I इंटू R2। और यहां जाओगे तो यहां से जाओगे तो अब माइनस, और इसका कितना है E2, तो माइनस ऑफ E2 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लूप, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लूप, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लूप। मैं एक एग्जांपल और लूंगा जिसमें मैं 2 लूप लूंगा और बहुत अच्छे से ये चीज को समझाऊंगा, इसी बात को समझाऊंगा, या फिर एक काम करता हूं, मैं एक पहले मैं एक सिंपल लूप ले लेता हूं, एक ही लूप ले लेता हूं, फिर 2 लूप पे जाऊंगा। बहुत सारे रेजिस्टेंस, बहुत सारी बैटरी, बहुत सारे रेजिस्टेंस, बहुत सारी बैटरी, फिर रेजिस्टेंस, फिर इधर भी बहुत सारी बैटरी, ये बैटरी, फिर इधर रेजिस्टेंस, फिर इधर बैटरी, फिर इधर, जितने मर्जी लगा दो यार, क्या फर्क पड़ता है। अब हम जा रहे हैं अगली स्टेप की तरफ। हाँ, किसी को अब याद आ रहा होगा, सर रेफरेंस पोटेंशियल का क्या करूं मैं, अब उसको जेब में रखो, अब वो यहां नहीं लगने वाला। ये मान लो 2 ओम, ये 5 ओम, ये 10 ओम, ये 2 ओम, ये 5 ओम, कुछ भी ले लो, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1 वोल्ट, 8 वोल्ट, हो गया। अब पूछा जा रहा है, सिंगल लूप है, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड करंट इन द लूप। एक ही लूप है तो एक ही करंट होगा, हर जगह ब्रांच में एक ही करंट दौड़ता रहेगा, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। आपसे पूछा है फाइंड द करंट इन द लूप। अब देखो मजा आएगा। सर करंट फाइंड करना है, पहले ही बताया था, अज्यूम करो डायरेक्शन। पहला स्टेप, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने का पहला स्टेप, अज्यूम डायरेक्शन ऑफ करंट, कोई दिक्कत नहीं। सर इस पे आपने ऐसा क्लॉकवाइज लिया था, आप इधर भी क्लॉकवाइज ले लोगे, मुझे पता है आपको सिर्फ क्लॉकवाइज लेना आता है, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है, तो मैं आपकी खुशी के लिए यहाँ एंटी क्लॉकवाइज ले लेता हूँ। मैंने क्या कहा, शुरू में ही कहा, मैं कह रहा हूं मैं प्रोसेस पढ़ा रहा हूं, प्रोसेस जनरल होती है, जनरल प्रोसेस आप कहीं भी लगाओगे वहां से आपको वैल्यू सब सही मिलेगी। जैसा आप मेरी बोली हुई हर बात को अगर सही लगाओगे तो आपको हर बार सब कुछ सही मिलेगा। अज्यूम किया है,
कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैं एक और चीज समझाना चाहता हूं, अगर मेरा ये अज्यूम्ड डायरेक्शन रॉन्ग होगा तो आई की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो मैं तुरंत बोल दूंगा कि आई जो मैंने यहां एंटी क्लॉकवाइज अज्यूम किया वो एंटी क्लॉकवाइज नहीं है भाई, वो क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज होने के साथ उसकी इतनी वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा था मैग्नीट्यूड सेम आएगा, बस डायरेक्शन में गड़बड़ी आ सकती है, डायरेक्शन को हम तुरंत ही पलट जाएंगे अपनी बात से। वैसे भी वो अज्यूम था, हमने कौन सी कसम खाई थी? हमने थोड़ी कसम खाई थी कि सर ऐसे ही होगा, हमने तो पहले ही बोला था भाई अज्यूम्ड है, हमने थोड़ी कसम खाई, अज्यूम्ड है, हो गया, उल्टा तो हो गया, वैल्यू सही दे रहे ना। चलो अब हम लगाते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ अकॉर्डिंग टू केवीएल। अब केवीएल बोलता है भाई टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इन द लूप इज 0। मान लो भाई कहीं से तो शुरू करना ही होगा, मान लो कहीं से शुरू करना है, मान लेते इसको A, इसको B, इसको C, इसको D। Therefore in loop A B C D A potential drop equal to 0 हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल टू 0। ये नहीं दिखता? हाँ, ABCDA पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल टू 0, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल टू 0, टोटल पोटेंशियल इज 0, ऐसा। अब अपन इसके आगे बढ़ लें, चलो A से स्टार्ट करो। हाँ, पहले क्या करो, A से स्टार्ट करने से पहले सारे रजिस्टर छोड़ने वाले साइन, अब क्या करते, पहले से साइन लगा लेते सारे एक बार। तो करंट ऐसा जा रहा है भाई, ऐसा माना है तो ऐसा जा रहा है, तो ये हायर होगा ये लोअर होगा। रजिस्टर में ऑलवेज करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर, तो ये तो माइनस है ये प्लस है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना भाई। बैटरी की पोलैरिटी जो दी है प्लस माइनस वही लेनी है, बैटरी की पोलैरिटी खुद नहीं लगानी कभी। बैटरी की पोलैरिटी करंट से नहीं होगी, करंट से सिर्फ रजिस्टर्स जो कंपोनेंट्स होते हैं, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर पढ़ोगे बाद में, उनकी पोलैरिटी लगानी है। बैटरी यानी जो सोर्सेज है उनकी पोलैरिटी करंट नहीं बदल सकता, वो तो अपना खुद का पोलैरिटी लाए भाई, पोटेंशियल डिफरेंस लेके बैठे हैं, वो उनकी पोलैरिटी के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, वो तो लिख देनी जैसी। फिर करंट इधर जा रहा है तो ये प्लस ये माइनस। अब कोई बोलेगा सर ये अपना खुद का पोटेंशियल लाए ना, तो इसका भी तो करंट अलग दौड़ रहा होगा ना कुछ। भाई सुनो, लूप एक है तो एक लूप में 4 करंट नहीं चल सकते, एक लूप में एक ही करंट चलेगा जो सबके कंबाइंड इफेक्ट से चलेगा। तो ये जो सर्किट है ना, ये इतना स्मार्ट होता है, इसको पूरे कंबाइंड इफेक्ट पहले देख लेता है फिर नेट करंट चलाता है। हम तो कैलकुलेशन बहुत बाद में कर रहे हैं, ये कैलकुलेशन पहले कर डालता है भगावत, ये पहले कैलकुलेशन करके करंट चला देता है। हम तो बहुत बाद में कर रहे हैं, हम तो बहुत सोच रहे हैं, सर्किट को सोचना नहीं पड़ता। पोटेंशियल डिफरेंस आया, उसको रेजिस्टेंस मिला, उसने करंट चला डाला, सब चल चुका है पहले ही। दिस इज हायर, दिस इज लोअर, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। अगेन करंट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये अगेन प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, ये अगेन प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। हो सकता है किसी को कोई साइन में आपत्ति हो। रेजिस्टेंस में हायर से लोअर तो प्लस से माइनस, बैटरी का पोटेंशियल का साइन एज इट इज, सिर्फ रेजिस्टेंस का प्लस माइनस, बैटरी का एज इट इज। इतनी बात ध्यान रखो, छोड़ने वाला साइन हमेशा लेना है, हालांकि घुसने वाला भी ले सकते हो, पर जहां से छोड़ रहे हो वो वाला लो। एक चीज को मान के चलो, छोड़ने वाला साइन यहां वाला निगेटिव है, यहां वाला पॉजिटिव है, यहां वाला निगेटिव है, यहां वाला पॉजिटिव है, यहां वाला निगेटिव है। कोई बोलेगा सर जानबूझ के आपने ले लिया प्लस माइनस। अरे जानबूझ के तो नहीं लिया, मैंने तो लिख दिया बस। देखो निगेटिव, देखो निगेटिव आ गया, अब तो प्लस माइनस नहीं आया, फिर एक और निगेटिव आ गया, फिर एक पॉजिटिव आ गया, फिर एक निगेटिव आ गया, फिर एक निगेटिव आ गया। जो गोले लगाए वही साइन लेना है। साइन डिसाइड हो गए, अब पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यूज लेनी है। तो ए से चलो, यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप I इंटू आर, हर रजिस्टर में I इंटू आर का पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो 2 ओम इसका रेजिस्टेंस है इंटू I, यानी 2I का पोटेंशियल ड्रॉप होगा, साइन लगेगा माइनस। इसके ऊपर जाओगे तो इसमें 1 वोल्ट ऑलरेडी दिया है, इसका IR मत कर देना, यहां ना आर है या ना कुछ है, यहां डायरेक्ट हमारे पास बैटरी का पोटेंशियल है, इसके साथ आ जाएगा प्लस 1 वोल्ट। इसके ऊपर जाओगे तो माइनस, फिर रेजिस्टेंस है तो IR आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 10I, 10I का मतलब माइनस 10I। इसके आगे बढ़ोगे तो प्लस 2 वोल्ट, बैटरी का है तो 2 वोल्ट एज इट इज है। फिर रेजिस्टेंस है तो फिर IR यानी माइनस 5I। फिर आगे बढ़ोगे तो माइनस 5, बैटरी का माइनस 5। फिर इसके आगे बढ़ोगे तो कैसा करें तो भाई देखो 2 और माइनस माइनस, यहां पे IR यानी माइनस 2I तो माइनस 2I। फिर इसके बाद यहां पे प्लस 10, नीचे लिख लेता हूं प्लस 10। फिर इसके आगे गए तो माइनस 5I। फिर इसके आगे जाऊं तो माइनस 8। फिर घूमोगे क्या एक बार और, हो गया ना, वापस ए पे आ गए ना, अब स्टॉप इक्वल टू 0।
जितना लेके चले सब खर्च हो गया। अब क्या करो, आई और 1 सब चूड़ा कर दो, सब जोड़ दो, ऐसा तो नहीं है, आई वाली टर्म जोड़ लो, -2i -10i यानी -12i, -12i और -5i यानी -17i, -17i -2i यानी -19i, -19i और -5i यानी -24i। अब जो बिना i वाले हैं 1 + 2 यानी 3, 3 - 5 इज -2, -2 + 10 इज -2 + 10 इज 8, 8 - 8 equal to 0, so current will be 0। कैसे आ गया सर? देख लेते कैसे आ गया। अब इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो सारी बैटरी, मैंने कहा था एक निगेटिव के साथ एक पॉजिटिव जुड़ेगा, एक निगेटिव के साथ एक पॉजिटिव जुड़ेगा तो ऐड हो रहा है बैटरी के केस में, और अगर निगेटिव के सामने निगेटिव या पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वो अपोजिट करने वाले, सोर्स लोड वाली बात जो शुरू में समझाई थी। इस बैटरी को लेके चलते हैं और प्लस ऊपर वाला पॉजिटिव ऊपर वाले को अपन अपना रेफरेंस मानते हैं, तो 1 वोल्ट और ये वाला, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 1 और ये ऐड हो जाएंगे, ये प्लस में इसका माइनस जा रहा है यानी दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 1 वोल्ट और 2 वोल्ट कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट। पर ये 3 वोल्ट और यहां पे 5 वोल्ट जो है वो उल्टा लग रहा है, प्लस में प्लस आ रहा है, तो ये 3 वोल्ट और ये वाला -5 एक तरह से, 3 और -5 यानी ये -2। अब इसके निगेटिव में इसका भी निगेटिव है यानी ये भी अपोज कर रहा है, यानी ये -2 और ये +10, -2 और +10 यानी +8 हो गया। अब ये +8 हो गया और ये भी अपोज कर रहा है, तो ये +8 और ये -8 कितना, ये +8 और ये वाला 8 दोनों अपोज करके क्या करेंगे एक दूसरे को 0। इसका मतलब ईएमएफ ही कितना आ रहा है पूरा की पूरा सर्किट में 0, तो करंट तो 0 आएगा ही भाई। हाँ सुनो, ये बाय चांस हुआ है, हम तो ऐसी कोई वैल्यूज लेते हैं तो आ जाता है। हाँ मैं एक बात बताता हूं, तुमने अगर इसमें से एक भी बैटरी का 1 वोल्ट भी चेंज किया तो आंसर नॉन जीरो हो जाएगा। तो आपके लिए होमवर्क है, एक होमवर्क क्या है आपके लिए मैं बताता हूं। आपको सिर्फ क्या करना है, इस 8 वोल्ट को देख लो, मैं ब्लू से मार्क करता हूं, इस 8 वोल्ट को आपको क्या करना है, इस 8 वोल्ट को 7 वोल्ट कर लेना है। अब आपको एक बात बताऊं, तो यहीं से ओरली आपको आंसर मिल जाएगा। जब आप यहां तक के 8 ले रहे थे, यहां का 8 था, अब इसको 7 कर दिया आपने, इसका मतलब 8 और 7 का डिफरेंस 1 वोल्ट बन जाएगा, यानी ईएमएफ 1 वोल्ट का आ जाएगा। तो I = E/R, यानी इसका जो आंसर आएगा ना वो आएगा 1/R, R यानी कितना आएगा 2, और सब सीरीज में रहेंगे, एक ही तो लूप है, तो 2 10 12 12 और 5 17 17 और 2 19 19 और 5 24, तो ये आ गया 24, खत्म कहानी। ये आंसर आ जाएगा, चेक कर लेना इसको, ये आंसर मिलेगा आपको, ठीक है ना। बस 1 वोल्ट चेंज करने से फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि अभी बाय चांस ऐसी वैल्यू आ गई कि सारा की सारा 0 आ गया। तो दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग। मैं एक काम करता हूं, ये तो एक होमवर्क आपको करना ही है, मेरे ख्याल से ये वाला पार्ट तो दिख रहा होगा, यहां तक दिख रहा है ना। मैं एक छोटा क्वेश्चन और देता हूं आपको, है ना। तो इसमें आप करेंगे फाइंड, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड करंट इन द लूप, फाइंड करंट इन द लूप। अब एक सिंपल लूप दे रहा हूं, उसके साथ आपको करंट निकालना है। कुछ वैल्यूज हैं यहां, जैसे दिस इज अ बैटरी ऑफ 20 वोल्ट, यहां पे आपके पास एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 1 ओम का, ठीक है। यहां पे आपके पास एक बैटरी लगी हुई है 15 वोल्ट की, ठीक है, और फिर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है आपके पास 2 ओम्स का, ठीक है। इसके बाद एक बैटरी है, ये है आपके पास 30 वोल्ट की, और एक रेजिस्टेंस। कितना समय हो गया है वैसे? 2 मिनट बचे हैं, 58 मिनट्स हो गए, अरे वाह। तो ये 3 ओम का एक रेजिस्टेंस है, और एक इसके बाद एक बैटरी लगी हुई है यहाँ पे, जिसमें ये 10 वोल्ट की बैटरी है, और इसके बाद एक दिया हुआ है 4 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप करेंगे सॉल्व, फाइंड द करंट इन द लूप। इसका मैं आंसर साथ ही साथ दे रहा हूं, है ना। वो इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि क्या होता है, थोड़ा सा अगर आप इसको सॉल्व करके देखेंगे और आपको अगर ये आता है तो आप आंसर मैच करा लें, ठीक है। तो 2.5 एम्पियर इसका आंसर आता है, ठीक है। अभी हमारे पास 2 मिनट 3 मिनट बचे हैं। मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं कि 2 लूप में इसको हम कैसा डील करेंगे,
ठीक है ना। मैं एक छोटा सा सर्किट लूंगा और जस्ट एक ऐसा क्वेश्चन लिख लूंगा, मैं सिंपल सा क्वेश्चन लिख लूंगा मैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप फॉर द लूप्स है ना। मैं 2 लूप्स ले लूंगा यहाँ पे। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि भाई हम 2 लूप में कैसे डील करेंगे चीजों को, ठीक है। तो आई जस्ट वॉन्ट कि हम लोग उसको थोड़ा क्लियर कर लें, है ना। तो ये इधर भी एक रेजिस्टेंस ले लेता हूं मैं, इधर भी ले लेता हूं। आई कैन हैव अ रेजिस्टेंस हियर ऑल्सो। इधर ना लेके मैं इधर एक और बैटरी ले लेता हूं, ठीक है। सो इसको हम बैटरी ले लेते हैं यहां से, ठीक है। यहां एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं, यहां पे भी एक बैटरी ले लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज E1, दिस इज E2, दिस इज E3, दिस इज R1, R2, R3, R4, R5। अब भाई अब हम लोग 2 लूप से डील कर रहे हैं। 1.7 GB बचा है ना। हाँ, तो बस 1 मिनट में खत्म करेंगे इसको, फास्ट खत्म करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि अपने पास भैया स्टोरेज खत्म हो गया। हाँ, पहला रूल, जब आप 2 लूप से डील करें तो कॉमन ब्रांच में हमेशा इन 2 लूप में करंट ऐसा अज्यूम करें कि कॉमन ब्रांच में वो करंट ऐड होता हुआ ही दिखे। पहला रूल कि दोनों ब्रांच का पहले तो करंट ले लें I1, इसको ले लें I2। पर एक बात है, जो कॉमन ब्रांच होगी, जब भी 2 या 3 या 4 लूप से आप डील करेंगे तो कुछ कॉमन ब्रांचेस आएंगी। कॉमन ब्रांच में हमेशा ऐसा करंट अज्यूम करें कि दोनों ही लूप्स का करंट ऐड होता दिखे। यानी यहां से जो करंट टोटल जा रहा होगा वो I1 प्लस I2 जा रहा होगा, यहां से जो जा रहा होगा वो I1 जा रहा होगा, यहां से जो I2 जा रहा होगा। मैं अब फटाफट से क्या करता हूं, ये A B C D E F A। तो फॉर लूप मैं बहुत जल्दी लिखूंगा इसको, फॉर लूप A B C F A। पहले मैं लूप 1 ले रहा हूं, A B C F A, ठीक है ना, इसको ले रहा हूं। तो इसमें क्या करेंगे, तो माइनस है, ये प्लस है, यहां से जा रहा है करंट, तो ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, माइनस हो गया। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, प्लस E1 आ जाएगा प्लस में, यहां जाएगा माइनस, माइनस आएगा तो I1 R1, इसमें से तो करंट I1 ही जा रहा है, इसमें से जो करंट जा रहा है वो I1 प्लस I2 जा रहा है, इसलिए माइनस ऑफ I1 प्लस I2, और इनटू में कौन आ जाएगा R3, और ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस है, तो इसलिए आ जाएगा माइनस ऑफ E3। और फिर यहां से इधर जाएंगे तो आ जाएगा माइनस ऑफ I1 और R2, और इक्वल टू हो जाएगा 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ लूप 1। मेरी बताई हुई बातों को सिर्फ ध्यान रखें, ठीक है, बहुत आसानी से आप इस इक्वेशन को लिख पाएंगे। तो हमें ये इक्वेशन लिखनी थी। अब फॉर लूप 2, फॉर लूप कौन सा ले लेंगे हम, FE D C F। अब आपने ऐसा दौड़ना है इधर से, तो यह आ जाएगा प्लस, यह आ जाएगा माइनस, यहां तो माइनस, ये प्लस, यह आ जाएगा प्लस, यह आ जाएगा माइनस, ये प्लस और माइनस मेंटेन हो रहा है, इसलिए हमने ऐसा लिया था कि ऐड हो जाए। अब बात आती है बाद में, यहां से चलते हैं, तो इसके लिए अब चलते हैं FE से शुरू करते हैं, यानी यहां से करंट जो जा रहा है वो तो जा रहा है आपके पास I2, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस I2 R5, और यहां से जाएगा प्लस E2, और यहां से जाएगा माइनस, यहां से भी कौन सा करंट जा रहा है, तो I2 ही जा रहा है, तो माइनस I2 R4, और यहां से जा रहा है I1 प्लस I2, इसका विशेष ध्यान रखें, माइनस I1 प्लस I2 इंटू आ जाएगा R3, और माइनस में आ जाएगा E3, है ना। तो ऑलरेडी हम यहां से आ चुके हैं, E3 के बाद F आ जाएगा, F से हमने शुरू किया था, इक्वल टू हो जाएगा 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेकंड लूप। बस इन बातों को ध्यान रखें। नेक्स्ट वाले वीडियो में बहुत सारी चीजें और डिटेल में बताऊंगा। फॉर नाउ वी हैव टू स्टॉप हियर। ओके, सो गुड बाय।